हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AR क्लासेस। आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 एग्जाम के बारे में बात करेंगे। आज से अप्रॉक्सीमेटली हम लोग के पास 4 महीने बचे हुए हैं और इन 4 महीनों में हम कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करें, क्या पढ़ें जिससे कि हम लोग एक अच्छा स्कोर अचीव कर सकें और इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूपी कांस्टेबल में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेजरली 4 पोर्शन होते हैं: हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस और करंट अफेयर। तो इन चारों से 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी और जीएस मिला के 75 क्वेश्चन और मैथ और रीजनिंग मिला के 75 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो 150 क्वेश्चन 300 नंबर के पूछे जाते हैं। 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है और हिंदी में लगभग हम लोगों को 32 से 35 क्वेश्चन करने हैं सही, और मैथ में 16 से 17, रीजनिंग में ऐसे 50 से 52 और जीएस में 25 से 30। जब हम इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग के नंबर 235 से 240 के आसपास आएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिलेबस। तो जो अभी 17-18 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ, इसमें हम लोग देखते हैं कि 70% लगभग बच्चे प्रेजेंट थे इस एग्ज़ाम को देने के लिए। उन 70% बच्चों में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेबस काफ़ी अच्छे से कंप्लीट होगा, बट कई ऐसे होंगे जो आधे अधूरे मन से ही जाके पेपर दे के चले आए। पूरा सिलेबस उनका कंप्लीट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कि टाइम कम मिले। तो अभी वो बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो हम लोग टारगेट बनाएंगे कि 60 से 70 दिनों में हम लोग मैथ, हिंदी, रीजनिंग और जीके जीएस इन चारों को हम लोग अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करें। तो जीएस और जीके जो है ये काफ़ी वास्ट है, तो इसको पूरा कंप्लीट कर पाना तो काफ़ी मुश्किल होता है। इस वजह से हम लोग देखेंगे कि जो मेजर है जैसे मैथ, हिंदी, रीजनिंग, वो सारी चीज़ें हम लोग इसको सिलेबस को कंप्लीट कर लें। तो हम लोग 60 से 70 दिनों में ये टारगेट रखते हैं और इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। जिन्होंने 2024 का ये एग्ज़ाम फरवरी में दिया, उनको पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में हम लोग यूपी कांस्टेबल के जो पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं 2018 में, 2019 में, 2023 में, उनको पूरा का पूरा हम लोग लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। और यूपीएसआई के जो अभी तक क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे 19 और 21 में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उनकी हिंदी, मैथ, रीजनिंग और उसके बाद जीएस, कुछ कुछ पोर्शन जो कि लगता है कि यूपी कांस्टेबल से रिलेटेड है, उसको हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सॉल्व कर लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि हमें पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हमें पता लगता है कि एग्ज़ाम किस हिसाब से लिया जा रहा है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये भी पता लगता है कि फ्यूचर में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर पूछ लिया गया हिंदी में कि सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को। बट इन फ्यूचर ये भी पूछा जा सकता है साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला, किस रचना के लिए मिला। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमें फ्यूचर के जो क्वेश्चन है उनका आइडिया भी हमें मिल जाता है। हम लोग के सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, सिलेबस जब हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पीवाईक्यू लगाएंगे। पीवाईक्यू लगाने के बाद हमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा कि चलिए ठीक है, हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, पीवाईक्यू भी हम लगा लिए। अब हम लोग देखते हैं कि हम कितने पानी में हैं, और ये जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट के द्वारा हमें पता लगेगा कि हम कितने पानी में हैं, हमें कितने नंबर आ रहे हैं। तो ये हमें मॉक टेस्ट से पता लगेगा। मॉक टेस्ट कम से कम हमें 30 से 40 लगाने हैं, जिससे कि हमें एक अच्छा खासा आइडिया हो सके। मॉक टेस्ट से हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि हमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चलता है, हमें स्ट्रॉन्ग एरिया और वीक एरिया के बारे में पता लगता है, हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, और उसके बाद
उसमें कितने क्वेश्चंस हमारे सही और कितने क्वेश्चन हमें गलत हो रहे हैं, एक ये भी आइडिया लगता है। और एक रेंज हम लगा सकते हैं कि यार हम लोग इतने पानी में हैं। जैसे मान लीजिए आप अभी मॉक देंगे और आपके 200 नंबर है, तो आप इतना जान सकते हैं कि आप मेन एग्ज़ाम में लगभग 200 से 210 के आस-पास आप लोग नंबर लेके आएँगे। एक आइडिया लग जाता है आपको। एग्ज़ाम वाली फीलिंग आ जाती है, जो अंदर से डर होता है यार मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँगा, कितने क्वेश्चन नहीं, वो सारी चीज़ें डर इसमें दूर हो जाता है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो मॉक टेस्ट नहीं देते, उन्हें कौन-कौन सी प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है। सबसे पहले उनका कहीं ओएमआर फिल अप नहीं कर पाए हो, उनका कई क्वेश्चन छूट गए। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बताते हैं कि मैंने मैथ में ज़्यादा टाइम दे दिया तो हिंदी के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। तो ये सारी चीज़ें मॉक टेस्ट से सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग पहले से ही उसकी प्रैक्टिस ढेरों सारी प्रैक्टिस करके गए रहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मॉक टेस्ट की एनालिसिस के बारे में। मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट से हमें तो ये पता लगता है सही और गलत के बारे में। लेकिन जब उसका हम एनालिसिस करने बैठते हैं, तो कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, फ़ॉर्मूला भी आपका आपके हिसाब से सही था, सारी चीज़ें थी, बट उस वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो जो डाउट थे उस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो डाउट सॉल्यूशन में मिल जाएँगे आपको, तो वो सॉल्व हो जाएगा। आप ओवर टाइम किस क्वेश्चन में कर दिए। मान लीजिए कि आपने मैथ में आपको मात्र आधे घंटे देने थे, बट आपने 50 मिनट दे दिया, 45 मिनट दे दिया, जिससे कि और जो सेगमेंट थे उसको सॉल्व करने के लिए टाइम ही नहीं बचा। तो ये ओवर टाइम के बारे में पता चल जाता है। कई ऐसे सारे क्वेश्चन होते हैं जिसको हम देखते ही स्किप कर देते हैं कि हम इसको नहीं कर पाएँगे। तो उस वो क्यों नहीं कर पाएँगे, इसकी जानकारी आपको एनालिसिस के थ्रू मिल जाएगी कि आपको फ़ॉर्मूला नहीं आता तो फ़ॉर्मूला उसको देख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है उसको आप रट लीजिए। इन सब चीज़ों को आप एनालिसिस के द्वारा पता लगा सकते हैं। और आप कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे आपने सॉल्व किया बट गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? ये एनालिसिस से पता चल जाएगा। और एनालिसिस से ये भी पता चलेगा कि आपको कौन-कौन से एरिया में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो इसके बारे में भी आपको पता लग जाएगा। और एक क्लैरिटी आएगी कि नहीं, आप एक अच्छे ज़ोन में हैं, आप एक अच्छे प्रिपरेशन मेथड को फ़ॉलो कर रहे हैं और आप एक अच्छा नंबर लेके आएँगे। तो ये क्लैरिटी लग जाती है जब आप 30 से 40 मॉक देंगे तो। बहुत ज़रूरी है उसकी मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना। अगर आप 2 घंटे मॉक दे रहे हैं, तो आप उतने ही घंटे आप एनालिसिस में दीजिए, क्योंकि आप ये सुबह अगर आप दे रहे हैं, तो आप इसको शाम में कर लीजिए। इतना आप कर सकते हैं, लेकिन उसी दिन आप एनालिसिस करें। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 5 साल बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है, तो कई सारे क्वेश्चंस बदल भी जाते हैं। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका पैटर्न बदल जाता है। जैसे इस बार डिसीज़न मेकिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए। आपको एक सिचुएशन दिया गया, उस सिचुएशन में आपको बोला गया कि आप क्या करेंगे? आप एक थाने के सिपाही हैं, कांस्टेबल हैं और वहाँ पे कोई महिला आती है एफआईआर लिखवाने, उसके साथ ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो आप क्या करेंगे? तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत पूछे गए और बहुत बच्चे पहले प्रैक्टिस नहीं किए थे, जिससे कि उनका क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं कर पाए। तो उसके बारे में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद एक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस आता है कि पात्रता दी गई है और उसके बाद बोला जाएगा कौन इसको फुलफ़िल कर रहा है, कौन इसको फुलफ़िल नहीं कर रहा है। तो उसके बारे में भी हम लोग कई सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हम लोग वहाँ पे जाके हम लोग के अंदर का डर ना आए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, गुड। आपने मॉक दे लिया, गुड। आपने पीवाईक्यू कर लिया, गुड। आपने एनालिसिस कर लिया, सारी चीज़ें अच्छी हैं। बट प्रिपरेशन कभी भी पूरी तरीके से ऐसा नहीं होता कि आप पूरी तरीके से 100% श्योर हो जाएँ कि यही क्वेश्चन आएगा। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग रिवीजन पे रिवीजन करते चलना है जितना भी टाइम मिले आपको। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक डायरी बनाएँगे। डायरी में हम लोग क्या करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको एनालिसिस करने का एक मोटिवेशन के लिए। आपने मान लीजिए आज आपने एक एग्ज़ाम दिया, आपने एक मॉक दिया, आपने 20/3/2024 आपने 122 क्वेश्चन सही किए और उसके बाद 15 क्वेश्चन गलत किए। मान लीजिए आपने नंबर पाए कि 224 नंबर। एक्यूरेसी आई 87% और परसेंटाइल आई
78 परसेंटाइल। और धीरे धीरे जब आप ऐसे करते करते जब 20-25 मॉक दे लेंगे, आप देखेंगे आपके जो क्वेश्चन 122 सही हो रहे थे वो बढ़ गए हैं, गलत क्वेश्चन कम हो रहे हैं। उसके बाद नंबर भी आपके बड़े हैं, एक्यूरेसी भी आपकी बड़ी है और परसेंटाइल भी आपकी बड़ी है। तो इससे आपका ये आइडिया लग जाएगा कि आप कंटिन्यूअसली इम्प्रूव कर रहे हैं। और उसके बाद आपका रेंज क्या है। जब आप 30 से 40 मार्क दे लेंगे ना, उसके बाद आपको पता ही चल जाएगा कि आप मेन एग्जाम में कितने नंबर लेके आएंगे। 220 से 230 लाएंगे, 240 से 250 लाएंगे, या 180 190 पे ही अटक जाएंगे। ये सारी चीज़ें इस चार्ट के द्वारा आपको पता चल जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू। ये मेरी स्ट्रेटजी वीडियो थी, आप इसको फॉलो करें और उसके बाद आप एक अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे अगर आप इसको 100% फॉलो करते हैं तो। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको पूरी तरीके से फॉलो करें। सबसे पहले सिलेबस, उसके बाद पीवाईक्यू, उसके बाद मॉक, उसके बाद एनालिसिस। तो ये चारों चीज़ें आप फॉलो करें और उसके बाद देखेंगे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच।